नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 25 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के तीनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और कल एसएससी एमटीएस का आखिरी दिन है, तो कल अगर आप में से कोई किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम देता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो तीसरी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2022 में बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार मिला है हमारे भारोत्तोलन की खिलाड़ी जिनका नाम है मीराबाई चानू। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस इवेंट में बीबीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया और वो पुरस्कार मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिलहाल के लिए अगर हम लोग 2020 की बात करते हैं तो 2020 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये मिला था आपके कोनेरू हम्पी को। तो उनका नाम भी आपके एमटीएस में पूछा जा चुका है। इसके अलावा बीबीसी जो है वो आपके ग्लोबल लेवल पर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार देती है और 2021 के लिए वो जो पुरस्कार है वो मिला है अमेरिका के जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स को। तो सारे नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी के द्वारा 2021 के लिए किस खिलाड़ी को पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो महिला वाला जब आया था उसी समय मैंने आपको बताया भी था। पुरुषों में जो आपके साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं उनका नाम है शाहीन अफरीदी। आपको याद रखना है कि ये पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाज हैं और जो आपका पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है इसे हम लोग सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है आपसे इस नाम से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। बाकी महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो हमारे भारत की स्मृति मंधना को यहाँ पर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि डिपेंडिंग इंडिया नाम की जो पुस्तक है इस पुस्तक के राइटर कौन हैं। तो काफ़ी पुरानी पुस्तक है, 1999 में ये पब्लिश हुई थी और इसे लिखा है हमारे जसवंत सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी वह जनगणना आपके कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में करवाया गया था। तो अगर आपको पता है 2011 में हमारे यहाँ पर राज्य और यूटी कितने थे तो आसानी से आप लोग इसका उत्तर कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2011 में हमारे यहाँ पर 28 राज्य थे और सिर्फ आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में ये जनगणना हुई थी। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान स्थिति की तो आपको पता होना चाहिए इस समय हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और आपको 9 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में जो हमारे प्रश्न पूछे गए थे। तो खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या फिर खजुराहो नाम का जो स्थान है वो किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य त्योहारों की बात करें तो मांडू महोत्सव, नमस्ते ओरछा, लोक रंग त्योहार, खजुराहो महोत्सव, भगोरिया हाट महोत्सव, नागाजी मेला, ये सारे त्योहार मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि 2011 की जो जनगणना है वो हमारे देश में किस नंबर की जनगणना थी। तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो सबसे पहली जनगणना है वो आपके 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। पहली जो नियमित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। तो अगर आपसे कहा जाए कि किस नंबर की जनगणना थी तो 2011 में ये 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आज़ाद भारत की ये कौन से नंबर की जनगणना थी तो आज़ाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी और उस हिसाब से ये आपके 7वें नंबर की जनगणना थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो आपके गुजरात में धौलावीरा नाम का स्थल है यहाँ के जो नगर हैं वो कितने भागों में विभाजित थे। तो आपको पता होना चाहिए नगर यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित थे। एक तो आपका दुर्ग वाला भाग था यानी कि जो सबसे ऊपरी भाग था जिसका नाम सिटाडेल था,
ये आपका पहला भाग था। दूसरे को हम लोग मध्यम नगर के नाम से जानते थे और तीसरा भाग था यहाँ पर निचला भाग। तो जिस प्रकार से लोग रहते थे उसी के अनुसार यहाँ पर डिवीजन किया गया था, यानी कि दुर्ग वाले भाग में उच्च लोग रहते थे और जो भी हमारे अन्य जातियों के लोग थे या काम करने वाले लोग थे वे रहते थे निचले भाग में। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ में अपक्रिया करती है। तो आपको पता होना चाहिए कई सारी हमारी धातुएं हैं जो कि जल के साथ में बहुत ही तेजी से अपक्रिया करती हैं। उसमें से सोडियम वाला तो आप लोगों ने यूज ही किया होगा लैब वगैरह में 10-12 में। तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये जो सारी हमारी धातुएं हैं ये ठंडे जल के साथ में अपक्रिया करती हैं। अच्छा, अपक्रिया करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस अपक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, अपक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, इसमें अंग्रेजों की तरफ से किस गवर्नर ने नेतृत्व किया था। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। ये जो युद्ध है वह 22 और 23 अक्टूबर को 1764 में हुआ था। यहाँ पर जो बंगाल की सेना थी उसमें आपके सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय थे और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने इसको लीड किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2021 तक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान की बात करें या फिर हम लोग जुलाई 2021 की बात करें, इसके महानिदेशक हैं श्री राजेश घेरा। क्या नाम है? श्री राजेश घेरा इनका नाम है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं तो हमारा जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारे हमारे ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपको कौन सा मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा भाग होता है आपके जल वाष्प का। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि उस्ताद अमजद अली खान हमारे कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। कुछ अन्य सरोद वादकों की बात करें तो अमजद अली खान हो गए, अली अकबर खान हैं, सौमिक दत्त हैं, अभिषेक लाहरी हैं, ब्रिज नारायण हैं, हाफिज अली खान हैं, राजीव तारानाथ हैं, अयान अली खान, अमान अली खान, असद किजी वैस, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी, ये सारे हमारे देश के सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसका प्रमुख कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए चाहे हम लोग राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, कार्यपालिका का प्रमुख होता है एक आपका तथाकथित, यानी कि जैसे केंद्र में कार्यपालिका का हेड आपका राष्ट्रपति होता है लेकिन सारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होती है, उसी प्रकार से राज्यों में जो कार्यपालिका का हेड है वो हमारा राज्यपाल होता है, लेकिन जो आपकी शक्ति है वो होती है चीफ मिनिस्टर के पास में। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तरी भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी भारत मतलब कि ये हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हम लोग बात करते हैं राजस्थान वगैरह की। तो यहाँ की जो मिट्टी है उसमें आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, इन सारे क्षेत्रों में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। राजस्थान में बहुत ही कम मात्रा में ये मिलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाबर जब गद्दी पर बैठा था तब उसकी उम्र कितनी थी। आपको पता होना चाहिए बाबर जब गद्दी पर बैठा था तो उसकी उम्र थी 12 साल। अच्छा, नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि अकबर जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो उसकी उम्र क्या थी, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी हम लोग बाबर की बात करें तो उज्बेकिस्तान में इस समय आपको एक स्थान मिलेगा फरगना की घाटी, वहीं का ये शासक था और ये 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न आया था कि अगर किसी 60 वर्ष आयु के व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो 2.5 से 5 लाख के बीच है तो बजट 2021-22 के अनुसार उसे कितना प्रतिशत कर देना होगा। देखिए, जो नया इनकम टैक्स स्लैब आया था उसमें यह कहा गया था कि 60 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उन्हें 2.5 से 5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स देना होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग सीनियर सिटीजन की बात करते हैं 60 से 80 वर्ष की एज वालों की, तो इनसे कहा गया था
कि आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद में अगर 2.5 लाख से 3 लाख मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, बाकी 3 से 5 लाख के ऊपर इनके ऊपर भी 5% का टैक्स लगाया गया था। तो ये सारे हमारे तीसरी और दूसरी शिफ्ट के प्रश्न थे। जितना मुझे प्राप्त हुआ था उन सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तीसरी शिफ्ट के बहुत ही कम प्रश्न मुझे मिले थे। अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कल मॉर्निंग की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।